नमस्कार, मैं सुबोध कुमार सिंह एक बार फिर से आप सबों का अपने YouTube चैनल संकल्प इकोनॉमिक्स में स्वागत करता हूं। आज का क्लास देख सकते हैं आप लोग, मुद्रा की पूर्ति के माप या मुद्रा की पूर्ति के स्रोत। हमारे देश में जो मुद्रा की आपूर्ति होती है, तो कहाँ कितना आपूर्ति हो रहा है, मुद्रा हमारे देश में कहाँ कितना पड़ा हुआ है, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो छापा हुआ मुद्रा है वो कहाँ पर है, उसको आरबीआई कैसे पता कर सकती है, वो हम आज की क्लास में जानेंगे। आरबीआई के पास एक मापदंड है जिससे वो पता कर पाता है कि हमारे पास, आम पब्लिक के पास कितना मुद्रा पड़ा हुआ है, बैंकों में कितना पड़ा हुआ है, या और भी जो वित्तीय संस्थान होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वहां पर कितना मुद्रा है पड़ा हुआ, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पता कर सकती है। वो पता करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 4 माप निर्धारित किए हैं। भारत में आरबीआई द्वारा मुद्रा की पूर्ति के 4 माप निर्धारित की गई है। पहला है M1 माप, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया C प्लस DD प्लस OD इसका इस्तेमाल करती है। M1 इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। अब आपको देखना होगा कि C का मतलब क्या होता है, DD का मतलब क्या होता है, OD का मतलब क्या होता है। C में रखे हैं जनता द्वारा रखी चलन एवं सिक्कों की मात्रा, यानी हम लोगों के पास जो पैसा होता है, जो हम लोग के पास नोट होता है, उसकी बात हो रही है किसमें, C में। यानी हम लोगों के पास जो कैश अवेलेबल है उसको रखा गया है C के कैटेगरी में। जितने भी लोग होते हैं भारत में, जितने भी लोग रहने वाले हैं, सबके पास जो पैसे हैं उसको C के कैटेगरी में रखा गया है। और डी में रखा गया है व्यापारिक बैंकों के पास जनता की मांग जमाएं। सी में जनता के पास जो पैसा है उसको, और डीडी में किसको रखा जा रहा है, तो बैंकों के पास जो पैसा है। अब बैंक के पास जो जनता का पैसा होता है वो कई रूप में होता है। एक, जनता क्या करती है, पैसे को फिक्स्ड कर देती है बैंकों में, एफडी कर देती है, वो अलग चीज है। और एक क्या होता है, अपने सेविंग अकाउंट में डाले हुए रहती है। तो जो सेविंग अकाउंट में जनता अपने पैसे को रखती है, या करेंट अकाउंट में जो पैसे रखती है, उसको हम कहते हैं मांग जमा। यानी कि वैसे पैसे को जनता कभी भी मांग सकती है, वापस ले सकती है। तो वैसे जमाएं जो जनता कभी भी बैंकों से निकाल सकती है, उसे हम कहते हैं मांग जमा। यहाँ पर जो जिक्र है डीडी में, वो है व्यापारिक बैंकों के पास जनता की मांग जमाए। यानी कि व्यापारिक बैंक के पास हम लोगों का जो सेविंग अकाउंट में या करेंट अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ है उसको डीडी में रखा गया है। और ओडी में अन्य जमा। अन्य जमाओं में क्या है, आरबीआई के पास सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं जैसे आईडीबीआई की मांग जमा है। ये वित्तीय संस्था है आईडीबीआई। तो ऐसे बैंकों का पैसा जो जमा रहता है कहां पर, आरबीआई के पास, वो अन्य जमा में रखा गया है। फिर कुछ पैसे होते हैं जो कि विदेशी बैंकों में पड़ा हुआ है, या विदेशी सरकारों के पास, दूसरे देश की सरकारों के पास पड़ा हुआ है, तो वो आ गया ओडी में। फिर है अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं जैसे आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक, इन बैंकों में भी कुछ पैसे हो सकते हैं इंडियन, उसको भी रखा गया है किसमें, ओडी के कैटेगरी में। आप अब आपके पास एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये जो सी में आप बता रहे हैं कि जनता द्वारा रखी चलन एवं सिक्कों की मात्रा, ये कैसे पता चलेगा कि लोगों के पास कितना पैसा है। पता चल सकता है, रिजर्व बैंक ने जितना नोट छापा है वो उसको पता है, उसका रिकॉर्ड उसके पास है। और ये जो बैंक के बारे में जिक्र हो रहा है कि बैंक के पास कितना पैसा है, या रिजर्व बैंक के पास खुद कितना पैसा पड़ा हुआ है, या आईडीबीआई वगैरह के पास कितना है, या वर्ल्ड बैंक के पास कितना है, आईएमएफ के पास कितना है, या विदेशी बैंकों में कितना है, या डाकघर के पास कितना है, तो ये सब जो है संस्थाएं जो है वो, उसको कोई झुठला नहीं सकता है। उसके पास जितने भी करेंसी अवेलेबल हैं उसका रिकॉर्ड आरबीआई को भेजा जाता है, आरबीआई उसको देख सकती है। तो जितना नोट आरबीआई ने छापा, अगर सभी नोट जो बैंकों में पड़ा है उसका रिपोर्ट उसको मिल जाता है, तब क्या किया जाएगा
कि उनके द्वारा छापे हुए नोटों में से इन सभी नोटों को घटा करके आरबीआई पता कर सकती है कि जनता के पास कितना पड़ा हुआ है। बात समझ में आई? आरबीआई ने जितना नोट छापा जो बैंकों में पड़ा हुआ है या वर्ल्ड बैंक में पड़ा हुआ है या डाकघरों में है, तो वहां पर जो पैसे हैं अवेलेबल, तो उसका तो रिपोर्ट चला जाता है। आजकल डिजिटल हो गया है सब चीज, तो उसका रिकॉर्ड आरबीआई को है कि हाँ कितना इन बैंकों के पास करेंसी अवेलेबल है। तो जब इन बैंकों के पास के नोट को आरबीआई जान सकती है कि कितना अवेलेबल है, तो उनके द्वारा जो भी नोट छापा गया उसमें से इन नोटों को माइनस कर दिया जाएगा, तो जो शेष नोट रहेगा वो आरबीआई समझ जाएगी कि किसके पास है, जनता के पास है। तो हमारा था सी प्लस डीडी प्लस ओडी, यानी कि सी में जो जनता के पास पैसा है वो, अब कैसे पता चलेगा जनता के पास कितना पैसा है, तो फिर एक बार सुन लीजिए, जितना आरबीआई ने नोट छापा उसमें से इधर वाला जहां जहां पैसा है इसका रिकॉर्ड रहता है, उसको माइनस कर दिया जाएगा, अपने आप पता चल जाएगा कि जनता के पास कितना पैसा अवेलेबल है। डीडी में जो बैंकों के पास जनता की मांग जमा है, यानी कि सेविंग अकाउंट वाला पैसा या करेंट अकाउंट वाला पैसा, अन्य जमाओं में ये सब है, इसको दिमाग में रखना है। M2 में किसको रखा गया है, ध्यान देंगे, M2 माप। M2 माप में M1 प्लस डाकघर के पास जनता की बचतें, M1 वाला पूरा ले लेंगे, ये सब पूरा सी डी डी ओडी पूरा ले लेंगे, साथ ही साथ जो डाकघर के पास जनता की बचत है, बहुत सारी जनता कुछ पैसे बचा करके कहाँ जमा करती है, डाकघर में। जैसे बैंकों में जनता पैसा जमा करती है, उसी तरह से जनता कहाँ पर जमा कर सकती है, डाकघरों में भी जमा कर सकती है। तो डाकघर में कितना पैसा है वो भी इसमें मिला देंगे, तो ये M2 हो गया। M3 माप में क्या होगा, M1 वाला सब प्लस व्यापारिक बैंकों के पास जनता की शुद्ध सावधि जमाएं, यानी M1 वाला पूरा, ये जो आपका था C प्लस डीडी प्लस ओडी, ये पूरे का जिक्र होगा, और उसके साथ साथ जो व्यापारिक बैंक के पास जनता की शुद्ध सावधि जमाएं हैं उसका जिक्र हो रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, शुद्ध सावधि जमा यहाँ पर है, और यहाँ पर जो था वो क्या था, एक बार देखेंगे फिर से, मांग जमाएं, ये है मांग जमा, और यहाँ पर क्या है, सावधि जमा। दोनों में अंतर होता है। मांग जमा वैसा जमा जिसको बैंक से कभी भी लोग निकाल सकते हैं, पब्लिक निकाल सकती है, और सावधि जमा जो है वो हमेशा नहीं निकाल सकते हैं। जितने दिन के लिए आप एफडी कर दिए हैं उतने दिन के बाद ही निकाल सकते हैं। तो ये वाला रकम रखा गया है किसमें, M3 में। और उसके बाद है M4, जिसमें लिए हैं M3 प्लस डाकघरों की बचतें, M3 वाला पूरा आ जाएगा, और साथ में आपको क्या करना है, डाकघर की बचत को ले लेना है। यानी डाकघर भी बहुत तरह के कारोबार करती है, और उसके पास भी कुछ पैसे अगर बचते हैं तो उसको मिलाकर के M3 में M4 निकाल लिया जाएगा। ये ज्यादा विस्तृत है, M4 माप ज्यादा विस्तृत है, क्योंकि M3 तक जब हम ले लेते हैं पूरा, इधर का पूरा जिक्र हो गया, साथ साथ ये भी इसमें मिला देते हैं, तो ये M4 हो जाता है। जबकि M1 की बात करिएगा तो ज्यादा विस्तृत नहीं है, सबसे संकुचित है। क्यों संकुचित है, क्योंकि इसमें खाली C प्लस डीडी प्लस ओडी है, बाकी आप M2 M3 M4 में जाते हैं, जैसे M2 गए तो इसमें M1 के साथ ये भी जुड़ गया, यानी M2 M1 से बड़ा हो गया। M2 के बाद M3 की बात करते हैं तो इसमें भी आपका क्या हो रहा है, M1 के साथ साथ ये वाला शामिल हो रहा है, और M4 में जाते हैं तो M3, यहां तक जो आपका M1 प्लस ये था उसमें फिर इसको मिला देते हैं, तो इसका मतलब सबसे बड़ा स्वरूप किसका हो रहा है, M4 का। ये ब्रॉडेड कंसेप्ट है, विस्तृत धारणा है, जबकि सबसे संकुचित यानी कि नैरो कंसेप्ट किसका होगा, M1 का होगा। तो इस तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश में कितनी मुद्रा है उसकी माप करने के लिए एक माप कौन अपनाती है, M1, दूसरी माप क्या है, M2, तीसरी M3 और चौथी M4। ये मुद्रा के पूर्ति के 4 स्रोत हैं या 4 माप हैं। तो ये था आज का मुद्रा की पूर्ति के माप के बारे में ये वीडियो। आप लोग इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा, और कोई दिक्कत होगा तो फिर क्वेश्चन कीजिएगा। तब तक के लिए हमको आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।